और खासकर प्रधानमंत्री $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि हमारा इंफ्रा बहुत मजबूत हो। आपने प्रशासनिक अनुभव और आप मंत्री के तौर पर पिछले कुछ सालों में जो देखा है, हम कितना आश्वस्त हो सकते हैं आपके जरिए कि ये सपना कितना नजदीक है और वर्तमान में ऊर्जा की स्थिति, बिजली की स्थिति कैसी है? देखिए, ये हम लोग की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में हम लोगों ने बिजली के क्षेत्र में एकदम आमूल परिवर्तन कर दिया। आमूल परिवर्तन, फंडामेंटल डिफरेंस। हम लोग की सरकार आने के पहले करीब 18,457 गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। लाखों टोले और बजरे थे जहां बिजली लोगों ने देखा नहीं था। 2,90,00,000 घर थे जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं था। ये सोचिए, आजादी के 70 साल बाद भी ये स्थिति। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोग को टास्क दिया कि एक तो हर गांव और हर मजरे और टोले को बिजली से कनेक्ट कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने करीब 1000 दिन का समय हमें दिया। हमने वो काम 987 दिन में हर देश के हर गांव और हर टोले तक बिजली पहुंचाए। बड़े वो लेह में क्यों नहीं और अरुणाचल में क्यों नहीं। उसके बाद उन्होंने ये चैलेंज रखा कि अब हम हर घर तक बिजली पहुंचाएं। तो यह भी हम लोगों ने कर दिखाया। करीब 2,90,00,000 घरों को हम लोगों ने 19 महीनों में बिजली का कनेक्शन दिया। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में इतने कम समय में बिजली का कनेक्शन दुनिया में और कहीं नहीं दिया गया। ये बहुत सारे देशों का आप आबादी जोड़ लीजिए तब 2,90,00,000 होता है। अब उन सबको हम लोगों ने कनेक्शन दे दिया। हम लोग के पहले ऊर्जा में डेफिसिट थे, पावर डेफिसिट थे। हम लोगों ने करीब इस 8-9 साल में 1,90,000 मेगावाट का उत्पादन क्षमता जोड़ा है। और अब हम बिजली एक्सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश को भी, नेपाल को भी, म्यांमार को भी, श्रीलंका से भी हम इंटरकनेक्शन करने वाले हैं, वहां भी होगा। हमारी मांग करीब 1,80,000 के आसपास थी आज से 2 साल पहले। आज हमारी बिजली की मांग है 2,41,000 मेगावाट। 50-60,000 मेगावाट बढ़ गया और उसको हम मीट कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया। करीब 1,97,000 सर्किट किलोमीटर ग्रिड लाइन्स हमने बनाए और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रिड, सबसे बड़ा एकीकृत ग्रिड। हमसे बड़े देश हैं क्षेत्रफल में, लेकिन एकीकृत ग्रिड, इंटीग्रेटेड ग्रिड रनिंग ऑन वन फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे बड़ा है। हम एक कोने से दूसरे कोने तक करीब 1,20,000 मेगावाट बिजली का हम प्रवाह कर सकते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक। हम लोगों ने साहब बिल्कुल बदल दिया है। अब ये बिजली का जो और बिजली के जितने नियम, कानून और व्यवस्थाएं थी, उन सब में भी हमने आमूल परिवर्तन ला दिया है। हम लोग की सरकार आने के पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं देश की, वो सब के सब घाटे में थी और एकदम बिल्कुल मरनासन थी। जनरेटिंग कंपनियों के करीब बकाये थे 1,40,000 करोड़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पर। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली ली थी, उसका खपत की थी, वितरण किया था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ था। करीब 70-80,000 मेगावाट क्षमता इसीलिए स्ट्रेस में चली गई, एनसीएलटी में चली गई जनरेटिंग कंपनी। आप लोग सुने होंगे एनसीएलटी में जब कोई दिवालिया हो जाता है कंपनी तो उसको एनसीएलटी भेज देते हैं, जहां पर उसको बेचा जाता है। ये हालत हो गई। हम लोगों ने उसको एकदम बदल दिया। अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर जनरेशन कंपनी से बिजली लेता है और उसका भुगतान नियत समय में नहीं करता है, 45 दिन नियत समय में नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक, इसमें कहीं कोई ये मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, ऑटोमेटिक उसकी बिजली तो उसका जो कनेक्शन है मार्केट से, एक्सचेंज से, वो उड़ जाता है। पहली बार हमने ये सिस्टम लागू किया तो करीब 13 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां विभिन्न राज्यों की, उनका एक्सचेंज से कनेक्शन समाप्त हो गया।
मंत्री हमको फोन किए राज्यों से, कुछ मुख्यमंत्री फोन किए कि ऐसे ऐसे हो गया, कुछ और समझ। हमने कहा कि ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सबने भुगतान किया और आज हमारा करंट पेमेंट अप टू डेट, यानी कि जो भी बिजली जनरेटिंग कंपनी सप्लाई करती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, उसका भुगतान नहीं हुआ 45 दिन के अंदर, ये अब नहीं देखने को मिलता होता है। तो वो 10 दिन 15 दिन के लिए उनका एक्सचेंज से नाता टूट जाता है। 30 डेज तक वो एक्सचेंज हुआ, 30 डेज के बाद उनका हम ये लॉन्ग टर्म एक्सेस और शॉर्ट टर्म एक्सेस भी कंट्रोल करने लगते हैं। यानी अब हमारा पेमेंट अप टू डेट है, यानी कि डिस्कॉम को फायदा पहुंचा जो हैं वो पहले AT&C लॉसेस थे, आज से करीब 2 साल पहले 22.8%, 23% के आसपास। आज वो घट करके 16% के आसपास आ गया, 6% हमने कम कर दिया है। जो पुराना बकाया था 1,40,000 करोड़ हमने बताया, वो घट करके करीब 67,000 करोड़ पर आ गया। पुराना बकाया का हमने इंस्टॉलमेंट कर दिया, वो इंस्टॉलमेंट देना भी जरूरी है, नहीं तो फिर उनका बिजली का प्रवाह बंद हो जाएगा। सिंपल। एक चीज आपने चूंकि आंकड़े दिए हैं, दुनिया की जो कलेक्शन लेना है उसमें सबसे ज्यादा डिफॉल्टर या डिले करने वाली तो सरकार की कंपनियां ही होती हैं, सरकार के डिपार्टमेंट, राज्य सरकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, क्या उसमें के पहले जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का लॉस था 4% से लेकर के 8-9% तक, अभी भी वही है। जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो निजी कंपनियां तो प्रॉफिटेबल थी, जो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, सरकारी मतलब कि राज्य सरकारों की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, उनके घाटे थे 22%, 23%, 25%, कुछ के तो घाटे 40% तक थे। वो सब कम हुए क्योंकि हमने कह दिया कि साहब हम आपको एक नया पैसा लोन नहीं देंगे। हमारे फाइनेंसिंग एजेंसी भी हमारे पास है, PFC और REC, वो भी हमारे मंत्रालय के अधीन है। हमने नियम बना दिया कि साहब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी घाटे में है या जनरेटिंग कंपनी घाटे में है तो लोन नहीं दोगे, जब तक कि वो घाटा कम करने का अपना रोड मैप तैयार नहीं करता है, उस पर अपनी राज्य सरकार का दस्तखत नहीं ले लेता है, और तुम्हारे पास और हमारे मंत्रालय में वो हमारा ये रोड मैप है और ये हमारे माइलस्टोन्स हैं, तब तक तुम लोन नहीं दोगे। तो अब ये सबको ये माइलस्टोन अपनाना पड़ा, सबको अपना प्लान बनाना पड़ा। जो नया हमने ये भी कहा कि पहले हम लोग फाइनेंसिंग कर देते थे अपने योजनाओं से राज्य सरकारों के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, भले वो घाटे में रहें। हमने कहा कि साहब ये नहीं हो सकता कि हम आप में पैसा डालते जाएं और आप घाटे में, ये आपका मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो, घाटे में रहे। तो घाटा कम करने का पहले रोड मैप बनाइए, तब हम अपने योजना से आपको सहायता देंगे। वो भी हमने कंडीशनल कर दिया। यही सब कारण है कि हाँ साहब, सो अब ये जैसे हमने कहा ना कि जो लेगेसी ड्यूज थे 1,40,000 करोड़ घट करके 67,000 करोड़ पर आ गया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट समय पर पेमेंट हो रहा है। इंस्टॉलमेंट समय पर पेमेंट नहीं होगा तो फिर बिजली कट जाएगी। और ये AT&C लॉसेज घट करके 16% पर आ गया। अब अगले साल करीब 12-13% पर आ जाएगा। कभी आप लोगों ने सोचा था कि हाँ सरकारी कंपनी, बिजली कंपनियों पर भी ऐसा अंकुश लगाया जा सकता है? हम लोगों ने तो लगा दिया। और ये इतना कुछ यूनियन वगैरह चूचा हल्ला वो लगा किया, हमने कहा नथिंग डू, ये होगा, और ये हुआ। एक सरकार का बहुत जोर ये भी है कि अब फॉसिल फ्यूल से हम रिन्यूअल पे जाएं, और चूंकि आपके पास वो सरकार का नहीं है भाई, ये दुनिया का है। दुनिया का मांग है क्या कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये हम लोग का अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 0.8% बढ़ा है। अब ये लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस इंक्रीज इन टेम्परेचर को 2 डिग्री से नीचे हम लोग को रखना आवश्यक है, नहीं तो बहुत सारे देशों में त्रासदी आ जाएगी। बहुत सारे जो आइलैंड नेशंस हैं वो डिसअपियर कर जाएंगे, समुद्र का तट लेवल बढ़ जाएगा। तो पूरी दुनिया में अब ये हो गया है कि नहीं साहब, सो हमको अब ये अपना एमिशन कम करना है। तो एमिशन कम करने के लिए यह भी आवश्यक है कि जो हम बिजली बनाते हैं फॉसिल फ्यूल से, तो फॉसिल फ्यूल में खाली कोयला नहीं है, फॉसिल फ्यूल में नेचुरल गैस भी है। हमारे पास कोयला है, हम कोयला से बिजली बनाते हैं। अब कुछ दूसरे देशों के पास नेचुरल गैस है, उससे बिजली बनाता है।
वो भी फॉसिल है, उसमें उसको भी जलाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब अमेरिका के पास शेल है, उससे तेल बनाता है, उससे बिजली बनाता है, वो भी फॉसिल है। तो ये हुआ कि फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने का काम को कम करके रिन्यूएबल एनर्जी से बना दिया जाए। इसमें भी हम अग्रणी हैं। हम लोगों ने ये देखिए साहब, एक चीज ध्यान रखिए, ये जानना चाहिए सबको, दुनिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लोड है ना, जिसके कारण कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हम दुनिया के सबसे कम एमिशन वाले पर कैपिटा एमिशन, हम तो बड़े देश हैं तो टोटल जोड़ लीजिएगा तो बहुत है भाई, लेकिन आपको पर कैपिटा एमिशन देखना होगा। पर कैपिटा एमिशन हमारा दुनिया में सबसे कम, दुनिया में जो एवरेज है पर कैपिटा एमिशन वो करीब 6.4 टन है पर कैपिटा। हमारा पर कैपिटा एमिशन है 2.19 टन, दुनिया का 1/3, दुनिया के एवरेज का 1/3। इसके बावजूद भी आज हम एनर्जी ट्रांजिशन जिससे और हमारे मित्र इशारा कर रहे थे, उसमें हम आगे हैं, सबसे आगे। हम लोगों ने प्रण किया था COP21, ये COP होता है, हर साल होता है, ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज है, उसके अंतर्गत ये बनाया गया है इंस्टीट्यूशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि हर साल मिलती है और देखती है कि क्या क्या हम लोगों ने कदम उठाए और क्या कदम उठाना है ये कार्बन डाइऑक्साइड लोड और ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। तो पेरिस में जो COP हुआ था, COP21, उसमें हमने प्रण किया था, सभी देशों ने प्रण किया था, हमने प्रण किया था कि साहब 2030 तक हमारा जो बिजली बनाने की क्षमता है उसका 40% हम कर देंगे नॉन फॉसिल रिन्यूएबल से। आज हम ऑलरेडी 43% पर है। 2030 का जो लक्ष्य है हम 2021 में अचीव कर लिए। हम लोगों ने कहा था कि साहब अपनी एमिशंस इंटेंसिटी हम कम करेंगे बाय 33% बाय 2030, ये हमने 2019 में कर दिया। आज दुनिया में कोई आकर के हमको भाषण नहीं दे सकता है, आज हम दुनिया को भाषण देते हैं। ये चेंज हो गया, ये डिफरेंट कंट्री, ये डिफरेंट इंडिया है, पुराना इंडिया नहीं। अब हम सबको सुनाते हैं कि हमने तो ये कर दिया, आप क्या किए सो बताइए, ये हालत। लेकिन कुछ आपको लगता है कि कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट भी तैयार है जो कि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी अभी भी करीब करीब 50% है, ये रहेगा, कोल प्राइसेस बढ़ जाए, कुछ और इंटरनेशनल फैक्टर ये रहेगा, सुनिए, ये रहेगा। ये हमारे मित्र माने जो विभिन्न देशों के ऊर्जा मंत्री हैं वो आते रहते हैं, मुलाकात होती रहती है। अब अमेरिका के आए थे, उनसे भी वार्ता हुई। ये हम सभी से हमने पूछते हैं कि साहब आप नेट जीरो अनाउंस किया है, किसी ने किसी ने 2050 का किया है, किसी ने 2060 का किया है। हमने कहा कि साहब आप ये बताइए कि नेट जीरो तक जाइएगा कैसे। इसलिए कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ये रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक तो है नहीं, 24 घंटा तो उपलब्ध है नहीं। अब दिन में सूरज है तो हमको सोलर एनर्जी मिलती है, हवा चलती है तो हमको विंड एनर्जी मिलती है, राउंड द क्लॉक तो है नहीं। जब तक कि स्टोरेज नहीं होगा तब तक राउंड द क्लॉक नहीं होगा। स्टोरेज बहुत महंगा है। अब स्टोरेज मतलब कि आप बिजली जैसे दिन में सोलर एनर्जी पैदा की, ज्यादा पैदा कर लीजिए, उसको स्टोर कर लीजिए, रात में इस्तेमाल कीजिए। विंड एनर्जी दिन में ज्यादा या शाम को हवा चलती है, उसको स्टोर कर लीजिए, रात को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन स्टोरेज का कॉस्ट क्या है? हमने बिड किया 1000 मेगावाट आवर ऑफ स्टोरेज का, हमको रेट आया 10 रुपये पर किलोवाट आवर। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट है 2 रुपये 50 पैसे, यानी कि 2 रुपये 50 पैसे पर यूनिट हमको एनर्जी बनाने का कॉस्ट है, और 10 रुपीज पर किलोवाट आवर है हमको 1 घंटा उसको स्टोर करने का कॉस्ट। टोटल बिजली का दाम हो गया 12.5 रुपये। और हम इन्हीं लोगों से, ये जो विकसित देश हैं जो कि आते रहते थे हमसे बातचीत करने, उनको हम यही कहते थे कि आप लोग तो इतने दशकों से भाषण देते आ रहे हैं दुनिया को कि साहब हमको एमिशंस कम करना है, क्लाइमेट चेंज है, आप लोगों ने किया क्या? अगर आप सीरियस रहते तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाते तो आज दाम कम होता। तो आपने तो किया नहीं, सिर्फ भाषण देते रहे। अब हम लगा रहे हैं, अब हम BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को मैन्युफैक्चरिंग का PLI निकाले, एक और PLI निकाल रहे हैं ताकि हम उसका मैन्युफैक्चरिंग यहां करें। ये जो जर्नी है टुवर्ड्स नेट जीरो, ये जर्नी के सामने बहुत हर्डल्स हैं, टेक्नोलॉजी इश्यूज हैं, फाइनेंसिंग इश्यूज हैं। फाइनेंसिंग इश्यूज का जहां तक सवाल है, हम खुशकिस्मत, हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आ जाता है।
ये जो 1,90,000 मेगावाट हमने जो जोड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इसमें हमको कहीं से अपना पैसा नहीं लगाना पड़ा। हम बिड करते हैं और ये इंडस्ट्री आकर के लगा देती है। जितने दुनिया के मेजर फंड्स हैं वो सब हमारे यहाँ इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड है। तो फाइनेंसिंग की हमको दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी की भी दिक्कत नहीं। अब आकर के लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ला देते हैं, लेकिन यह एक जर्नी है। ये तुरंत नहीं हो सकता कि हम अपना कोयला का थर्मल पावर प्लांट्स को हम बंद करें। जब तक कि 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होगा, हम अपना थर्मल पावर प्लांट्स बंद नहीं करेंगे। एक चीज और सुन लीजिए, ये मैं अपने विदेश के मित्रों को भी कहता हूं, ये भी सुन लीजिए जनाब, कि साहब हम अपने बिजली की उपलब्धता पर हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं। हमको अपने विकास के लिए बिजली जितना चाहिए उतना बिजली हम बनाएंगे। आज जब तक कि 24 घंटा रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, तब तक जरूरत पड़ा तो उसके लिए हम ऑल थर्मल पावर प्लांट्स लगाएंगे। और थर्मल पावर प्लांट्स हमने लगाना प्रारंभ कर दिया है, ताकि हम अभी ग्रो कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। उसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा तो हम पैदा करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी अगर राउंड क्लॉक हो जाएगी तो हम उसी से करेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक हम थर्मल कैपेसिटी तो हम लगाएंगे। आप तो विकसित हो गए, हमको अभी विकास करना है और अपने विकास में हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। विद्युत अधिनियम जो 2023 है उसके फायदे के तौर पर अभी आपने कहा कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन कई दफे पॉलिटिकल कंपल्शंस आते हैं, कई राज्य माफ कर देते हैं बिजली के बिल को, इस तरह की, या फिर आप जो नई नई तकनीक आती है उसमें भी खर्चा आता है, उसको पूरा करने का ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, ये हमारे मित्र ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। ये जो विभिन्न राज्य कह देते हैं कि बिजली बिल हम बिजली फ्री दे रहे हैं, 100 यूनिट फ्री, 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। ये पहले क्या होता था कि लोग अनाउंस कर दिए कि साहब हम आपका बिजली बिल माफ, या 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। हमारा यही कहना है कि साहब आपको सबको बिजली फ्री देना है, दे दीजिए, लेकिन बिजली फ्री नहीं। आप जो उपभोक्ता है उससे आप नहीं लेना चाहते मत लीजिए, लेकिन अगर उपभोक्ता भुगतान नहीं करता है तो आपको करना होगा, वो राज्य सरकार को करना होगा, अपने बजट से करना होगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपका बिजली गुल हो जाएगा। यह व्यवस्था हमने कर दिया, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमने कर दिया है। अगर जो जनरेटिंग कंपनी ने बिजली दिया और उसका भुगतान 45 दिन के अंदर नहीं हुआ तो एक्सचेंज से शॉर्ट टर्म एक्सेस खत्म। 30 दिन और भुगतान नहीं हुआ, 75 दिन के बाद मीडियम टर्म एक्सेस का 10% और खत्म। तो ये सिस्टम वर्क कर रही, और अब हमने हर नियम में डाल दिया, इसका नियम भी बना दिया, कानून में भी है कि सब्सिडी आप अनाउंस करते हैं तो उस सब्सिडी का पैसा आप भुगतान कर दीजिए, और नहीं तो सब्सिडी नहीं चलेगा। यह भी हमने बना दिया। तो अगर ये राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है वो दे, लेकिन बिजली का भुगतान उसको करना होगा। यानी कि सरकार से आप पूरी करेंगे। जो अनाउंस करता है सब्सिडी, उसका यह कर्तव्य है कि वो सब्सिडी का पैसा दे। 2030 तक जैसे आपने कहा कि और परसेंटेज कम ले आएंगे, इस दौरान जो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो पर और क्या आश्वस्त कर सकते हैं आप हमारे दर्शकों? ये देखिए, ये हम लोग का डिमांड खूब तेजी से बढ़ रहा है। अगस्त में, पिछले अगस्त के मुताबिक कम से कम करीब 20% का ग्रोथ है। प्रतिदिन हमारे यहां जो डिमांड है वो पिछले साल के कॉरस्पॉन्डिंग डे के डिमांड से करीब 40 से 50 हजार मेगावाट ज्यादा है। आप ये सोच लीजिए, पूरे देश की स्थापित, बहुत देशों की स्थापित क्षमता 40-50 हजार मेगावाट नहीं है। ये हमारा डिमांड इतना बढ़ गया। ये अच्छी बात, यह दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही, और ये हमारा चैलेंज है, हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम साहब उस बढ़ती हुई आवश्यकता के लिए हम क्षमता तैयार करें। तो हम क्षमता जोड़ रहे हैं। अभी ज्यादातर क्षमता तो हम जोड़ रहे हैं रिन्यूएबल का, क्योंकि हम एनर्जी ट्रांजिशन भी करना है, लेकिन हमारा थर्मल क्षमता भी निर्माणाधीन है। पहले 24,000 मेगावाट निर्माणाधीन था, हमने उसमें से 25,000 मेगावाट और जोड़ा है, अब वो भी करीब 50,000 मेगावाट निर्माणाधीन है। अभी करीब 20-25,000 मेगावाट हम और निर्माणाधीन करने वाले हैं। हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है 50,000 मेगावाट प्रति वर्ष का हम टेंडर करने वाले, प्रति वर्ष 50,000 मेगावाट का हम टेंडर कर रही है। हमने अपना लक्ष्य तय कर दिया। तो जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, जिस गति से हमारी क्षमता बढ़ रही है, और किसी देश की बढ़ नहीं रही।
आखिर में एक सवाल, आपने चूंकि डिस्कॉम के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताया, डिमांड एंड सप्लाई का, जब मंत्रालय में संभाला था आपने और आज की स्थिति में कितने सेटिस्फाइड जमीन आप आसमान हैं? का अंतर। कितना जमीन आसमान का अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जमीन आसमान का अंतर हम सबको महसूस हो, क्योंकि कई तरह की चीजें आती हैं। आपने समय निकाला अपने विजय शेड्यूल में। आर के सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।